हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके बाद जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसके लिए हम बहुत सारे वीडियोस प्रिपरेशन के लिए अपने चैनल पर डाल चुके हैं और बहुत सारे वीडियोस डालने वाले हैं। सो अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारा डे 2 है जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखा है बिहार एसआई का, बिहार दरोगा का। सो फर्स्ट सीरीज में हमने टोटल 75 क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किए हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा। आज के इस सीरीज में डे 2 में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर्स के, बिहार स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो पेन एंड पेपर लेके बैठिए और जो भी क्वेश्चंस आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको नहीं आती है प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर्स से रिलेटेड। किस खिलाड़ी ने एक विश्व कप संस्करण में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कंटेंट दिए हुए हैं। सो अगर किन्हीं को भी हिंदी में प्रॉब्लम होती है तो आप इंग्लिश के कंटेंट को फॉलो कर सकते हैं। सो ये विराट कोहली ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू करने जा रहा है? तो ये IRCTC के हेल्प से। हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। और भारत और किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये श्रीलंका के साथ किया जा रहा है। सेकंड स्लाइड है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फरीदाबाद में। इस वर्ष विश्व दर्शन दिवस 2023 कब मनाया जा रहा है? तो ये 16 नवंबर को मनाया जा रहा है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा इंडिया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2023 का विषय क्या था, थीम क्या था? तो ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये बनाया है विराट कोहली ने। टोटल 9 क्वेश्चंस हमने देखे हैं करंट अफेयर्स के और यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ अशोका इंस्क्रिप्शंस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चंस आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो आज इसको हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे कि आने वाले किसी भी एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। सबसे पहले तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अशोका स्तंभ वन में क्या है, तो ये है अशोक का अपने लोगों की रक्षा करने का सिद्धांत। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्तंभ आदेश 2 में क्या है? धम्म को न्यूनतम पापों, कई गुणों, करुणा, स्वतंत्रता, सच्चाई और पवित्रता के रूप में परिभाषित करता है। वहीं पे स्तंभ आदेश 3 जो है ये अपनी प्रजा के बीच क्रूरता, पाप, कठोरता, गर्व और क्रोध की प्रथाओं से बचना है। ये स्तंभ आदेश 3 में उल्लेखित है। स्तंभ आदेश 4 में क्या है? तो राजकों की जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ राजकाज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पिलर 5 में क्या है, स्तंभ 5 में क्या है? तो उन जानवरों और पक्षियों की सूची है जिन्हें कुछ दिनों में नहीं मारा जाना चाहिए। एक अन्य सूची में उन जानवरों का उल्लेख है जिन्हें कभी नहीं मारा जाना चाहिए। 25 कैदियों की रिहाई का वर्णन किया गया है और इस स्तंभ को दिल्ली टोपड़ा स्तंभ शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। स्तंभ छठा जो है ये किस चीज को डिनोट करता है? तो ये करता है राज्य की धम्म नीति, लोगों के कल्याण को। और स्तंभ 7वां जो है ये धम्म को पूरा करने के लिए अशोक का कार्य और सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता। इसके अलावा धम्म महामट्टों के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीजें हैं, इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्शंस हैं अशोका के, वो हम देखने वाले हैं कि जो इलाहाबाद कोसम रानियों के शिलालेख कौशाम्बी या भीष्म शिलालेख के नाम से जिसको आप जानते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है?
तो इसमें उल्लेखित है अशोक संघ के सदस्यों को रैंकों में विभाजन पैदा करने से बचने के लिए कहा जाता है, और समुद्रगुप्त का शिलालेख इस शिलालेख पर ही है। जहांगीर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थानांतरित कर दिया था। ये दोनों क्वेश्चंस आपसे पूछा जा चुका है। कंधार शिलालेख में क्या है, तो यह ग्रीक और अरामी में एक प्रसिद्ध द्विभाषी आदेश है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कलिंग की बात की जाए तो भौली और जोगरा, उन्होंने कहा सभी पुरुष मेरे बच्चे हैं, तो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन कर लेनी है। आई होप आपने कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को पढ़ा ही होगा, तो इसको रिवीजन के तौर पे ले लेते हैं। नेक्स्ट है सन्नाटी शिलालेख कर्नाटक जो है, इसमें क्या है, तो सभी 14 प्रमुख शैल शिलालेखों के साथ साथ 2 अलग अलग कलिंग शिलालेखों का स्थल है। रुम्मीदेई शिलालेख नेपाल जो है, इसमें क्या है, इसमें उल्लेख किया गया है कि लुम्बिनी गांव बुद्ध का जन्म स्थान को बाली से छूट दी जानी चाहिए और भागा का केवल 8वां हिस्सा देना था। ओके, रुद्र दमन का गिरनार शैल शिलालेख, ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे। काठियावाड़ चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान सौराष्ट्र के एक राष्ट्रीय, जिसका अर्थ है प्रांतीय गवर्नर, ओके, पुष्यगुप्त द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का उल्लेख किया गया है। झील उल्लेखित है किसमें, तो ये रुद्र दमन का गिरनार शैल शिलालेख में। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है माइनर रॉक एडिक्ट 1, इसमें क्या है, यह इंगित करता है कि अशोक ने सत्ता में 2 साल और 5 महीने के बाद धीरे धीरे बौद्ध धर्म की ओर रुख किया। और माइनर रॉक एडिक्ट 3 में क्या है, है कि अशोक संघ को नमस्कार करता है और बुद्ध धर्म और संघ में अपनी गहरी आस्था का दावा करता है। भिक्षुओं, भिक्षुणियों और सामान्य देवताओं के लिए 6 बौद्ध ग्रंथों की भी सिफारिश करता है। शहबाजगढ़ी और मनसेहरा में शिलालेख जो है ये खरुष्टी लिपि में लिखा गया है। और ये सारे के सारे चीजें जो है ये हमने कवर किया है। माइनर रॉक एडिक्ट 3 से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट है, यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ अगेन प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्लाइड्स को लेके, तो मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चंस क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी होती है, विच इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। तो ये थर्मोस्फेयर जो है ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट लेयर होता है एटमोस्फेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो मेसोस्फीयर जो है वो सबसे कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर है। और पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग कौन सा है, तो एक्सोस्फीयर जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है। ओके, ये 3 क्वेश्चंस थे एटमोस्फेयर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर डिटरमाइंस अ न्यू लेयर इन द एटमोस्फेयर। कौन सा कारक वायुमंडल में एक नई परत निर्धारित करता है, तो ये क्या करता है, तापमान परिवर्तन वायुमंडल में एक नई परत को निर्धारित करता है। वायुमंडल के किस परत में ओजोन पाया जाता है, तो ओजोन परत समताप मंडल किस में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है ओजोन लेयर्स। ओके, वायुमंडल की किस परत में विमान उड़ते हैं, इन विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर डू प्लेन्स फ्लाई। तो ये प्लेन्स जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। कम आंशिक अशांति के कारण विमान एक चिकनी सवारी के लिए समताप मंडल में उड़ते हैं। ओके, स्मूथ राइड के लिए ये कहा। यहाँ पे जो लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर होते हैं यहाँ से क्वेश्चंस हमें हर बार देखने को मिलते हैं। इसके लिए डीप में जानना जरूरी है ताकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो हमारा क्वेश्चन छूटे ना। सो फर्स्ट हम कंप्लीट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि ये मैंने बिहार एसआई सीरीज स्टार्ट किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कहीं और काम नहीं आएंगे। साइड बाय साइड आप इसको बीपीएससी के तौर पर भी ले सकते हो, बीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए भी ये काफी हेल्पफुल है। सो फर्स्ट है हमारा ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल जिसको हिंदी में कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स, ट्रोपोस्फेयर मीन्स क्या, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है, राइट, सबसे निचली परत है। यह जो है
यह ध्रुवों पर जमीनी स्तर से 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इन शॉर्ट इसको हम एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे। पहले आपको मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझाना चाहती हूँ। यहाँ पे सारे पॉइंट्स मैं इसलिए लेकर आई हूँ। पूरा जो वेदर कंडीशंस हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इसी लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में होता है, आई मीन क्षोभ मंडल में होता है। इसके बाद आप देख लीजिए जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर होते हैं और अदर इम्प्योर गैसेस पार्टिकल्स होते हैं, ये सारे के सारे क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। और ये जो है जो क्षोभ मंडल है यह अपनी सतह से निकलने वाली पृथ्वी की उच्चतम गर्मी को अवशोषित कर लेता है। वायुमंडल की यह परत पृथ्वी को गर्म बनाए रखती है। ओके, यहाँ पे ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, तो ये जो है ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर लाई करता है और इट एक्सटेंड्स फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू अबव अप टू 50 किलोमीटर हाइट। ओके, हाइट्स आपको याद रखने हैं। निचले समताप मंडल में क्या होता है, कमजोर या कमजोर हवा परिसंचरण होता है और सीरस बादल मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें याद रखने की चीज है कि हवाई जहाज, विमान और जेट निचले समताप मंडल के माध्यम से ही उड़ते हैं और इसमें एक ओजोन परत भी होता है जो एक सुरक्षा के रूप में कार्य करती है, क्योंकि सन जो होता है उसका सनलाइट जो है वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। सनलाइट के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, आई मीन अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है। ओके, ये जो है इस तरह यह पृथ्वी के तापमान को कम करने में मदद करती है। तो ये हमने देख लिया समताप मंडल, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर से रिलेटेड जो पॉइंट्स थे उसको। नेक्स्ट है हमारा मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर में क्या होता है, मेसोस्फेयर जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल की तीसरी परत है और समताप मंडल के ऊपर स्थित है। ओके, इसका हाइट आपने देख लिया और यहाँ पे मेन क्या है कि इस परत में तापमान ऊंचाई के साथ नीचे चला जाता है और ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत बनता है। ठीक है, फिर यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो यहाँ पे है कि जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं लाइक मेट्रॉइड्स होते हैं, ये सारी के सारी चीजें यहाँ पे अगर देखा जाए तो उल्का पिंड जैसे खगोलीय पिंड बाहरी अंतरिक्ष से वायुमंडल की इस परत में प्रवेश करते समय जल जाते हैं। ओके, मेसोस्फेयर की ऊपरी परत को मेसोपॉज के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा थर्मोस्फेयर, जिसको आयनोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, इसको आयन मंडल भी कहा जाता है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। और क्यों कहा जाता है, तो ये जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पार्टिकल्स की अवेलेबिलिटी के कारण इसको आयन मंडल भी कहा जाता है, दैट इज आयनोस्फेयर भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है। बाद बाकी जो भी इंपॉर्टेंट है वो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर क्या है, एक्सोस्फेयर पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है जो आयन मंडल के ऊपर स्थित है और ये जो है यह जमीन के स्तर से ऊंचाई में 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है और यह बाहरी अंतरिक्ष के बहुत करीब की परत है। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आपको याद रखना है यहाँ पे कि हाइड्रोजन और हीलियम के हल्के गैसीय कण बाहरी अंतरिक्ष में चले जाते हैं और यहाँ वायु घनत्व को कम कर देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको बहुत ही समराइज्ड वे में यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ये आपका डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर जिसको आयनोस्फेयर के नाम से भी आप जानते हैं, एक्सोस्फेयर, राइट। ये लेयर वाइज है जो यहाँ पे दिया हुआ है। अब हाइट जो है वो हाइट हमने जो बात करी है वो हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है। और टेम्परेचर विथ हाइट क्या होता है, यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में
हाइट के साथ साथ टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में हाइट के साथ साथ टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। मेसोस्फेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर अगेन डिक्रीज होता है। एंड थर्मोस्फेयर, जिसको आयनोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे हाइट के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और एक्सोस्फेयर में भी हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अपर लिमिट को कहते हैं ट्रोपोस्फेयर के ट्रोपोपॉज। स्ट्रेटोस्फेयर के अपर लिमिट को कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। एंड मेसोस्फेयर के अपर लिमिट को हम क्या कहते हैं? मेसोपॉज। ओके, नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर। तो इसके अपर लिमिट को क्या कहते हैं? थर्मोपॉज। एक्सोस्फेयर के अपर लिमिट को क्या कहते हैं? एक्सोपॉज। तो ये पॉज पॉज आपको लगा देना है, मतलब एक लेयर खत्म हुआ वहां पॉज मतलब रुकावट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ से 10 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। वैसे तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं ये स्टैटिक जीके हैं, लेकिन स्पेशली बिहार से रिलेटेड है, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे और इससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं वो भी इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि तारीखें शेर शाही निम्नलिखित लेखकों में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अब्बास खान सरवानी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए कि तारीखें शेर शाही या तोहफाए अकबर शाही लोदी वंश पर एक उपयोगी कृति है। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे है कि तारीखें शेर शाही में 1580 ईस्वी में अब्बास खान सरवानी द्वारा संकलित एक ऐतिहासिक कृति है। तो ये थर्ड वन। एंड मुगल सम्राट अकबर के अधीन एक वाकिया नौसैनिक था। कौन था? तो ये जो है इसके बारे में जो लिखा गया है वो। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ही काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि काफी बार हमने ये सारी चीजें पढ़ रखी है। मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में बताया है। किसमें? तो इंडिका में। किसमें? इंडिका में। ओके, और उन्होंने मौर्य के समय सामाजिक और प्रशासनिक स्थिति के बारे में उल्लेख किया था। मेगास्थनीज जो है ये भारत का दौरा करने वाले पहले विदेशी दूत थे। तो किसके शासन काल में भारत आए थे फ्रेंड्स? ये आपने देख लिया। किसके बारे में लिखा गया इंडिका में और किसके द्वारा लिखा गया है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे रिवीजन कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम लिटरेरी वर्क इज रिलेटेड टू विच ट्रैवलर? तो ये कौन है? तो आपको ये जो है फैक्सियन है, और इनका जो यात्रा वृत्तांत था ये क्या है? उन्होंने अनुशासन की बौद्ध पुस्तकों की तलाश में भारत और सिलोन में अपनी यात्रा के बारे में वर्णन किया है। ये सारे के सारे जो देश हैं उनके नाम है, ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट है, अंडर विच ट्री महावीरा अटेंड द केवल्य जैन, और ये जो टर्म है इसको आप क्या कह सकते हैं? सर्वज्ञता के नाम से जाना जाता है, ओमनीसाइंस। ओके, तो ये कौन से पेड़ के नीचे इनको ये कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ये साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। और जैन धर्म में केवला ज्ञान का अर्थ क्या है? तो ये पूर्ण समझ या सर्वोच्च ज्ञान के नाम से इसको जाना जाता है। और 557 ईस्वी में वैशाख के महीने के दौरान उगते चंद्रमा के 10वें दिन केवला ज्ञान प्राप्त किया था। किन्होंने प्राप्त किया था? तो महावीर ने प्राप्त किया था, बुद्ध भगवान से। आप इसको कंफ्यूज ना करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फूड इंडस्ट्री डोमिनेट्स अमोंग द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन बिहार? ओके, तो ये जो है ये आपका है अनाज आधारित उद्योग, सीरियल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और हाल फिलहाल में एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। लाइक चावल, गेहूं, मक्का जैसे अनाज जो है ये अनाज आधारित उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बिहार सरकार द्वारा एक महिला बच्चे के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई थी? तो ये कौन सी योजना थी? मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। अब ये है क्या? नवजात कन्या के नाम पर परिवार को 2000 रुपए की राशि दी जानी थी। ठीक है, राशि दी जाती है और प्रमाण पत्र के रूप में प्रदान की जाती थी इसको। ठीक है,
इस योजना का एम क्या था? तो कन्या भ्रूण हत्या को हतोत्साहित करना था और जन्म पंजीकरण को प्रोत्साहित करना था और कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करना था। ये 3 आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं करा है। आई थिंक ये मुझसे रह गया, सो माफी चाहूंगी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल अनुक्रम कृषि जलवायु क्षेत्र 3 से संबंधित है? तो जलवायु क्षेत्र 3, कृषि जलवायु क्षेत्र 3 जो है वो बिहार के दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्व क्षेत्र है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि कृषि जलवायु क्षेत्र 3 जो है वो क्या है, तो आपको पता है। और इसमें कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है, जिला शामिल है? तो शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, ये सारे के सारे जिले शामिल हैं। इसमें इसका आंसर अगर देखा जाए तो चावल गेहूं, चावल चना, चावल मसूर और चावल राई। ठीक है, ये सारी चीजें आपको नोट डाउन कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरिया स्तूप किस जिले में स्थित है? तो ये केसरिया स्तूप जो है ये पूर्वी चंपारण, आई मीन ईस्ट चंपारण में स्थित है। केसरिया स्तूप के बारे में अगर और बात की जाए तो यह सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है और भगवान बुद्ध के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। भगवान बुद्ध का भगवान बुद्ध जो है वो एक बार वहां रुके थे और क्षेत्र के मूल निवासियों को केसा पुत्र के काला मास के नाम पर सुत्ता का उपदेश दिया था। तो यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय से संबंधित थे? तो माननीय न्यायमूर्ति ललित मोहन शर्मा जो है ये पटना उच्च न्यायालय से संबंधित थे और ये जो है 24th मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, और वह भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल एलन सिन्हा के बेटे थे। ये आपको याद रखना है और इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बस कि वह 12 अप्रैल 1973 को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने थे। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति पैटर्न के पंचायती राज को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये पहला राज्य कौन सा था ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ये राजस्थान था। और दूसरा कौन था? पहला तो हमने देख लिया, दूसरा आपको कौन था ये बताइए, बिहार था या हरियाणा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ये नहीं है वन लाइनर, ये क्वेश्चंस जो है ये पॉलिटी से रिलेटेड हैं और वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। और यहाँ से देखिएगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे जाते हैं, यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चंस है और यही काफी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो लोकसभा के टर्म स्पीकर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित ये हमने देख लिया है, सो सॉरी। फोर्थ क्वेश्चन है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो ये लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो ये लोकसभा में लाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, वित्तीय बिल कहाँ पास किया जाता है? तो ये लोकसभा में होता है। और लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो 2 बार हर 6 मंथ पे एटलीस्ट जरूरी होता है। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ये 1952 में हुआ था। और जो अगर बात की जाए तो भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो ये 1976 में। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 इयर्स। और यही अगर राज्यसभा की बात की जाए तो 30 इयर्स। लोकसभा का जो टर्म होता है ये 5 इयर्स के लिए होता है और राज्यसभा का टर्म होता है ये कितने इयर्स के लिए होता है? ये होता है 6 इयर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली जो है ये अपनाया जाता है? तो ये है सिंगल ट्रांजिशनल
सिस्टम जो है ये अपनाया जाता है, तो ये एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाया जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो ये नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज, राइट। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? तो ये केटी शाह ने कहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? तो ये 10 वर्ष तक भारत के में निवासी होने चाहिए, निवास इनका होना चाहिए। दादरा और नागर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो ये पुर्तगाल के थे। और भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया था? तो ये किया गया था आंध्र प्रदेश। ओके, आज का लास्ट स्लाइड है और लास्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हम इसमें कवर करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट है, यहाँ पे नंबरिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है, कुछ मिस्टेक्स हो गई है फ्रेंड, तो आप इसके लिए मुझे माफ करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो ये देखता है सुप्रीम कोर्ट, राइट, सुप्रीम कोर्ट। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक होते हैं? इस क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहूंगी, क्योंकि कुछ टर्म्स जो है वो हार्ड है। आई थिंक इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को जरूर प्रॉब्लम होगी। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ अप्रूवल्स रिक्वायर्ड इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? दैट इज 20 होते हैं। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो ये अगर देखा जाए तो रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे कहाँ पे रखा जाता है? तो ये राज्यसभा में रखा जाता है। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो ये पार्लियामेंट को है, आई मीन संसद को है। तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चंस और आई थिंक आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे होंगे। सारे के सारे 1-लाइनर क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरीके से डे वाइज हम कंप्लीट करने वाले हैं और आई होप ये सीरीज आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके आने वाले बीपीएससी एग्जाम्स एंड बिहार एसआई एग्जाम्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन एडवांस हैप्पी छठ। कल आज छठ है, आज से छठ स्टार्ट है, तो आप सबको छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बने रहिए A9 एजुकेशन फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच।